विधानसभा में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश। बजट भाषण में कई घोषणाएं। चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा, विकास और जन कल्याण पर फोकस। भाजपा ने बजट को बताया निराशाजनक, राज्य और लोगों की जरूरतों की अनदेखी का आरोप। स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज योजना के तहत राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू आज। राज्य कैबिनेट की भी होगी बैठक। और उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर राज्य में आज भी गरज तथा हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका। तापमान में करीब 3 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वार्षिक बजट में विभागीय आवंटन में वित्तीय प्रबंधन पर सरकार का फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों के आंसू पोंछेगा और झारखंड के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,58,560 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूं। बजट भाषण प्रभारी मंत्री वित्त प्रस्तुत कर। 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, हम उन महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर झारखंड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट पेश करने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गंगवार को बजट की प्रति सौंपी। इस संबंध में लोक भवन द्वारा कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करने से पहले इसकी प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सौंपी। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने राज्य में विकास गतिविधियों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य के वार्षिक बजट में कई घोषणाएं भी की गई हैं। बाल और जेंडर बजट के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर राजकीय पॉलिटेक्निक को झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज, स्काई वॉक और रोपवे की योजना है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद इसकी विशेषताएं बताते हुए कहा कि पर्यटन के जरिए सरकार राजस्व में वृद्धि करने का इरादा रखती है। उन्होंने बताया कि बजट में रूरल इकोनॉमी की मजबूती और गरीबों के उत्थान पर विशेष रूप से फोकस रहा है।
5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब नहीं 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये करंट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं 26-27 की। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब काफी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमानित लक्ष्य है 40,000 करोड़ रुपए का। हम लोगों ने शामिल किया है कि लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत पलामू वन प्रमंडल के कुंदरी लाह फार्म का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये प्रोविजन होने से उन लोगों को रोजगार मिलेगा और जैसा कि हमारे पास एशिया का सबसे उत्कृष्ट किस्म का लाह है, उस पर आधारित हम कई चीजों का निर्माण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का बजट बंद किया गया है। ग्राम सेतु, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 26-27 में 730 करोड़ का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच के माध्यम से झारखंड ने 1,24,230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनसे स्टील, एनर्जी, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 45,000 रोजगार अवसर सृजित होने का लक्ष्य है। उसके बाद फोकस है कि हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास खनिज संपदा है, हम उस पर आधारित अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पर्यटन एक महत्वपूर्ण है। आप देश के कई ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन के माध्यम से अपने राजस्व संग्रहण को काफी आगे बढ़ा पाते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी प्रबल संभावना है। प्रकृति ने अनुपम उपहार दिया है झारखंड के रूप में हम सबों को। तो ऐसे स्थल को विकसित कर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, जिस सत्ता पक्ष ने जहां राज्य के वार्षिक बजट की सराहना की है, वहीं भाजपा ने इसे निराशाजनक करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट में राज्य की जरूरतों की अनदेखी की गई है। जनता को इस बजट से घोर निराशा हुई है। सबके सामने आज रखा, एक तो इन्होंने बजट में ये लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी कर, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट, और 25-26 में रखा अबुआ बजट, और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अबुआ दिशो। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है। तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा, उससे अधिक कुछ नहीं। विधानसभा के बजट सत्र में आज सुचारू तरीके से प्रश्नकाल चला। इस दौरान सदस्यों ने लोकहित के सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। सरकार ने कहा है कि संबंधित इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर कारण परीक्षा की गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या अधिरोपित की गई है, किस प्रकार से अधिरोपित की गई है और कारण परीक्षा क्या की गई है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य सरयू राय साहब का प्रश्न, इस प्रश्न की तैयारी के सिलसिले में विभाग ने मल्टीपल लेवल पर जांच भी की, तमाम तथ्यों को परखा भी, और परखने के उपरांत कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन भी समर्पित किया है।
तो मान्यवर, इसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उसमें 3 सदस्यीय कमेटी ने जाकर 12/2/26 को निरालाबास की सहायक पर्यावरण अभियंता शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार मिश्रा एवं इकाई प्रतिनिधि मोहम्मद टी रहमान की उपस्थिति में किया गया। धूल नियंत्रण व्यवस्था पर कमेटी की रिपोर्ट है कि सीएचपी क्रशर, कोयला यार्ड, साइलो क्षेत्र, ट्रक हॉपर आदि में धूल को रोकने के लिए फिक्स्ड स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है। और विभिन्न बिंदु हैं। समय का सदन बचाते हुए माननीय सदस्य के जो मूल प्रश्न है मैं उस पर आ जाना चाहूंगा। जो विसंगतियां पाई गई मान्यवर, विसंगतियां यह पाई गई कि सीटीपीएस ने जो गार्डवाल नदी के समीप बनाया कि बहिस्राव सीधे तौर पर नदी में न जाए, इस गार्डवाल को कंक्रीट का होना चाहिए था, लेकिन वो कंक्रीट का नहीं था। यह जांच के क्रम में आया है। उस गार्डवाल से रिसाव होने की संभावना थी। इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद द एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर 1 डे कम आउट टू बी INR 33,750 रुपए का उनके ऊपर 1 दिन के जुर्माने का अधिरोपण किया गया। टोटल एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर 22 डेज कम आउट टू बी रुपीज 7,42,000 रुपए का उन पर दंड अधिरोपित किया गया है। और जहां तक उनके सीटी और सीटीओ के विचलन का सवाल था, उस पर कार्रवाई की गई है, उनसे पूछा गया है और जो इसमें दंडात्मक प्रक्रिया होगी उसका निश्चित रूप से अनुपालन होगा और दोषी जो यूनिट है, इकाई है, उसके ऊपर दंड अधिरोपित होगा। राज्य में कल हुए निकाय चुनाव में करीब 62% वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग का अब 27 फरवरी की मतगणना पर फोकस है। इसके लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान संपन्न होने के बाद कल सभी मतपेटियों को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना केंद्रों पर सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में प्रोजेक्ट भवन में स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक के साथ आज सरकार MOU करेगी। इससे पहले भी सरकार अन्य बैंकों के साथ सैलरी पैकेज को लेकर समझौता कर चुकी है, जिससे कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। रांची में रोटरी क्लब की पहल पर निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के उद्घाटन के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे और इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ रांची के द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम हाथ हजारों लोगों के जीवन को नई आशा और विश्वास देने वाले हैं। कुछ घंटे के चार्ज के बाद यह हाथ 3 दिनों तक काम करेगा। चतरा जिले के सिमरिया में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस कल रात क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। खराब मौसम की वजह से दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। ये जो संजय कुमार थे, इनका एक बर्न इंजरी हुआ था और रांची के देवकमल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था पिछले 5-6 दिनों से, लेकिन करीब 60% के आसपास उनके बॉडी में वो था, जलने की शिकायत थी। उसके बाद उनके परिजनों ने यह सजेशन दिया और डॉक्टरों ने सजेशन दिया कि उनको दिल्ली लेकर जाया जाए तो उनकी जान बच सकती है और उनके रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वैसे में कल दिन में करीब 10-11 बजे के आसपास ये फैसला हुआ और उनके परिजन उनको लेकर दिल्ली जा रहे थे। उसमें जो उनके फैमिली मेंबर के 2 लोग थे, फिर क्रू मेंबर थे प्लेन के, इस विमान के, और साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्स एक थी। और ये रांची के सदर अस्पताल के जो एनेस्थेटिक थे वो इसमें सवार थे।
तो निश्चित तौर पर 7 लोगों की मौत हो गई और सभी की शिनाख्त कर ली गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पे बॉडी साथ की साथ रिकवरी हो गई है, तो सारी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन जब डीजीसीए के अधिकारी पहुंचेंगे और जांच होगी तो उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि किस वजह से ये विमान हादसा हुआ है। इस दुर्घटना पर कई मंत्रियों और राजनेताओं ने दुख जताया है। चतरा सदर अस्पताल में मृतकों के पार्थिव शरीर लाए गए, जहां पोस्टमार्टम हुआ। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और विधायक जनार्दन पासवान भी अस्पताल पहुंचे और हादसे पर संवेदना प्रकट की। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आंसू मैं खुद नहीं देख पा रहा था तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार उनके साथ खड़ी है और जान तो नहीं ला सकते लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। बहुत बड़ी घटना हुई है और ये इस समय में एक नहीं कहा जा सकता है कि जिन परिवारों के परिवार ये क्षति हुआ है, परिवार को दुख सहने की क्षमता भी हम उनके साथ हैं। गरीब और दुर्भाग्य तो ये बात है कि सभी के सभी चतरा लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले थे। डॉक्टर भी यहीं के थे, लड़की यहीं का था, लड़का भी इसी क्षेत्र के थे। और दुर्भाग्य की पायलट जो है उनके पिता भी चतरे में ही पोस्टेड है। ये बड़ा दुर्भाग्य की घटना है, बहुत बड़ी विपत्ति है और इस दुर्घटना में सभी लोग, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। यह रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। गृह मंत्रालय ने देश की पहली व्यापक एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार जारी कर दी है और इस नीति में सीमा पार आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन अटैक और संगठित आपराधिक नेटवर्क के बढ़ते खतरे को विस्तार से रेखांकित किया गया है। रणनीति दस्तावेज के अनुसार भारत जमीन, जल और हवा तीनों मोर्चों पर आतंकवादी चुनौतियों का सामना कर रहा है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि भारत आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता और आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि आतंकी संगठन लॉजिस्टिक्स, भर्ती और फंडिंग के लिए तेजी से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। डार्क वेब, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो वॉलेट के जरिए फंडिंग और ऑपरेशनल गाइडेंस दिए जाने की भी चिंता जताई गई है। CBRNED यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव और डिजिटल सामग्री तक पहुंचने की आतंकी कोशिशों को बड़ी चुनौती बताया गया है। ड्रोन और रोबोटिक्स के दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है। नीति में रेडिकलाइजेशन पर विशेष जोर देते हुए कहा गया है कि आतंकी समूह भारतीय युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों द्वारा स्लीपर सेल के माध्यम से हिंसा भड़काने की कोशिशों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने सामुदायिक भागीदारी और कानूनी कार्रवाई के जरिए इस खतरे से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होती है। आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूची साझा करने पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य अपने अपने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में ईसीआई और एसईसी के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुद्ध मतदाता सूचियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को शुद्ध बनाने के साथ साथ इसे मतदाताओं के लिए सुलभ और आसान बनाना भी आवश्यक है। Electoral rolls are the bedrock of any democracy, and the Election Commission of India, in its historic pursuit, started the special intensive revision, wherein which all eligible
electors should be inside the rolls, while at the same time ineligible electors should be excluded. This process was started in Bihar, completed flawlessly with 0 appeals, currently undergoing in 12 states, out of which 11 states electoral rolls have been published. केंद्र सरकार एआई के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आईआईएम रांची की भी भागीदारी रही। आईआईएम रांची में एआई आधारित प्रशिक्षण से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आईआईएम रांची के असिस्टेंट प्रोफेसर और सेंटर फॉर टीचिंग विद एआई के चेयरपर्सन मनीष कुमार ने भाग लिया। उन्होंने इस पहल को कारगर बताया और अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि एआई शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई संभावनाएं सृजित कर रहा है। इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन की आवश्यकता है और हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे अंदर डेटा की कमी नहीं है, बस हमें उसको अच्छे रूप से जोड़ने की आवश्यकता है सो दैट हम उसका जो भी समस्याएं हैं हमारे उसका हम समाधान प्राप्त कर सकें। आईआईएम रांची के सेंटर फॉर टीचिंग विद एआई में शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को एआई आधारित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। डीन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अमित सचान ने बताया कि एआई की मदद से पत्र लेखन और प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ लिए थे जहाँ पे हमारे ग्रामीण एरिया से मुखिया लोग आए थे। तो मुखिया लोगों की मेजर प्रॉब्लम जो हमारे डिस्कशन में आई कि उनको लेटर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हैंडपम्प ख़राब है और बीडीओ को एक लेटर लिखना है, तो उसमें संदर्भ में हमने कहा कि आप प्रॉम्प्ट यूज़ करिए और आपका एक लेटर जनरेट हो जाएगा। एआई अब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुका है। आईआईएम रांची में इसका चलन अत्यधिक बढ़ गया है। प्रोफेसर और डीन एकेडमिक्स तनुश्री दत्ता ने बताया कि विद्यार्थियों के मिड टर्म में वर्किंग विद एआई कंपोनेंट को जोड़ा गया है। यह पहल विद्यार्थियों को ट्रेंड करने के लिए किया गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग उनके मिड टर्म के जगह पे एक वर्किंग विद एआई कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, वो अपना जो क्यूज़ यूज़ किए वो सबमिट करेंगे, तो उसके बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन होगा। ये बेसिकली स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। आईआईएम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर श्वेता झा ने बताया कि वर्तमान दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ा है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, कंपनियां उद्योग जगत में एआई का काफी प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से मार्केटिंग के लिए कैंपेन जनरेट करने समेत विभिन्न कार्य एआई के माध्यम से आसानी से हो रहे हैं। तो आज के टाइम में जैसे कैंपेन जनरेट करना है, पहले कैंपेन जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारा आइडिया को आपको देखना होता था, उसके फिर बहुत उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व था। अभी क्या हो जाता है कि अगर आपको इनिशियल कोई आइडिया जनरेट करना है अपने भी किसी भी कैंपेन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे प्रिंट के लिए करना है, न्यूज़पेपर में आएगा या टेलीविज़न में आएगा, तो आप बहुत आसानी से वो सब कर सकते हैं आइडिया जनरेशन। आईआईएम रांची में एआई आधारित पहल के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को भविष्य की तकनीक से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की पहल और संस्थानों के प्रयासों से भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। अब बात मौसम की। राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से चढ़ते पारे पर लगाम लगा है। आने वाले दिनों में इसमें करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर राज्य भर में आज भी गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं। भारतीय फिल्म बूंग ने बाफ्टा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इतिहास रचा है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है।
आप तक पहुंचा देते हैं हम ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बूंग ने अपना परचम लहरा दिया है। जी हां, 79वें बाफ्टा अवार्ड में फिल्म बूंग ने चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग की कहानी बहुत प्यारी है, दिल को छू लेने वाली है और ये फिल्म मणिपुर की घाटी में रहने वाले बच्चे बूंग यानी गुगुन के गेन पर आधारित है। बूंग वर्षों से अकेली रह रही अपनी मां को खुश करने के लिए खास तोहफा देने की योजना बनाता है। वो तोहफा है अपने पिता को वापस लाना। वो पिता की तलाश में निकल जाता है। मां की खुशियों के लिए पिता को खोजने निकले बूंग की ये कहानी बेहद मार्मिक है, देखने वाली है। बूंग को कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को निर्माता, निर्देशक और एक्टर फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर साल 2024 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था। भारतीय सिनेमाघरों में ये फिल्म सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। फरहान के साथ विकेश फुटानी, एलन मैकेलेक्स, रितेश सिद्धवानी और शुजात सौदागर इस फिल्म के सह निर्माता हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश। बजट भाषण में कई घोषणाएं। चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा, विकास और जन कल्याण पर फोकस। भाजपा ने बजट को बताया निराशाजनक, राज्य और लोगों की जरूरतों की अनदेखी का आरोप। स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज योजना के तहत राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU आज। राज्य कैबिनेट की भी होगी बैठक। और उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर राज्य में आज भी गरज तथा हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका। तापमान में करीब 3 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान।